जय हिंद प्यारे बच्चों। सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश और हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 विकास देख रहे थे, एवोल्यूशन देख रहे थे। इससे पहले हमने विकास पे चैप्टर नंबर 1 भी इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप इसको जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नया है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2025 का हम रिविज़न कर रहे हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मे भी इस साल क्वेश्चन कर दे कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, इसके बहुत सारे नाम हैं। हार्डी वेनबर्ग लॉ भी कहते हैं, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। चलिए समझते हैं कि ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है क्या। इसको बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने आपको पढ़ा चुका है कि विकास किसे कहते हैं। समय के साथ जीवों में होने वाले जो क्रमिक परिवर्तन है, जिसे हम क्या कहेंगे, विकास कहते हैं। द ग्रेजुअल चेंजेस दैट अकर इन ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम आर कॉल्ड इवोल्यूशन। इस प्रकार से देखो इवोल्यूशन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो क्वेश्चन देखने वाले हैं मुख्यतः 3 क्वेश्चन है, लेकिन हम आज केवल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में देखेंगे। संयोजक कड़ी क्या है और अनुकूली विवरण क्वेश्चन क्या है, इसको हम देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर पहला, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत क्या है और इसका महत्व आपको लिखना है। ये जो क्वेश्चन है वो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट आर द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल और राइट इट्स इम्पोर्टेंस। चलिए समझते हैं क्या है। अब बच्चों आप समझ रहे होंगे कि हार्डी वेनबर्ग क्या है। तो हार्डी वेनबर्ग 2 साइंटिस्टों का नाम है। हार्डी अलग एक साइंटिस्ट है, वेनबर्ग एक अलग साइंटिस्ट हैं। दोनों साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट मैथमेटिक्स वाले थे, एक फिजिक्स वाले थे, यानी कि एक गणित वाला, एक भौतिकी था। ठीक है भाई। इन्होंने क्या किया, बायोलॉजी में कुछ जीन के आवृत्तियों पर इन्होंने रिसर्च किया और कुछ गणितीय सूचनाएं दी। तो चलिए हम आगे विस्तार से पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले इन दोनों साइंटिस्ट का हम नाम जानते हैं, क्या क्या नाम है। इसको हम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं, HWE कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर कहीं आपसे कोई क्वेश्चन तो शॉर्ट नहीं देगा देने के लिए, कहेगा कि हार्डी वेनबर्ग या वेनबर्ग, दो नाम है। ठीक है, हार्डी वेनबर्ग कहो या वेनबर्ग कहो, दोनों एक ही मतलब है। इसके को दिया गया है। तो कौन साइंटिस्ट हैं, 1908 में 2 साइंटिस्ट आए, उनका नाम है GH हार्डी, ये अलग साइंटिस्ट हैं, और एक है विथलन वेनबर्ग। ये दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर क्या किया था, चलिए इसको आगे हम पढ़ते हैं क्या किया था। इन्होंने क्या किया था, कोई स्थायी समष्टि होती है, कोई स्टैटिक जो पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन की, ठीक है भाई, किसी विशेष एरिया पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या, उसकी क्या समष्टि कहलाएगी। ठीक है। तो उस पॉपुलेशन में जितने भी अनुवांशिक रचना होंगी, यानी कि जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं जीन की आवृत्ति। जीन की आवृत्ति कहने का मतलब है कि एक जीन अपने आप को कितने बार दोहराता है, इसको समझाने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसे क्या कहते हैं, हार्डी वेनबर्ग साम्यावस्था, यानी कि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। किसको समझाने के लिए, जीन की आवृत्ति। इसका मतलब मैं यहाँ लिख दूँ लिखने के लिए आप लोगों के लिए कि एक जीन, सपोज कीजिए कि एक जीन है, ये जो जीन है क्या करता है, ये हमारे आँख का जो कालापन है उसके लिए डिफाइन करने के लिए जीन होता है। अब क्या हो कि जब हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, जो सामने जनरेशन का जो बच्चा होगा, उनका भी जो आँख होगा कैसा होगा, काला होगा। इसका मतलब ये है कि एक जीन पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जीन के आवृत्ति को बार बार क्या कर रहा है, पुनः ला रहा है। इसका हम क्या कहते हैं, जीन की आवृत्ति कहते हैं। एक जीन अपने आप को कितने बार दोहराता है, कितने बार अपने नेक्स्ट जनरेशन में दोहराएगा, इसे हम क्या कहते हैं, जीन की आवृत्ति कहते हैं। और इसी जीन की आवृत्ति को गणितीय रूप से समझाने के लिए, मैथमेटिकल रूप से समझाने के लिए 2 साइंटिस्ट 1908 में आए, GH हार्डी और विथलन वेनबर्ग ने। ठीक है। टू एक्सप्लेन द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टेबल पॉपुलेशन, ए थ्योरी वाज प्रेजेंटेड विच नोन एज हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, HWE। क्लियर है क्या। चलिए आगे समझते हैं क्या कहता है इसका सिद्धांत, क्या है प्रिंसिपल, कि एक समष्टि, इसका कहने मतलब एक पॉपुलेशन में जो एलिलिक, यानी कि युग्म विकल्पी, हम पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय नंबर 5 में कि एलिल क्या होता है, जीन्स के 2 सर्वेंट होते हैं, 2 नौकर होते हैं जो जोड़ी में होते हैं, उसको हम युग्म विकल्प कहते हैं। कि जो इनकी आवृत्तियाँ कैसी होती हैं, स्थिर होती है। क्या बोला है बोलने के लिए, कि अगर कोई पॉपुलेशन है तो ये हाइपोथेसिस, ये ऐसा नेचुरल देखने को नहीं मिलता है, ये तो है हाइपोथेसिस। जो हमारा जो नेचर है वो ऐसा काम नहीं करता है, स्थिर कभी नहीं होता है। ठीक है। तो क्या बोला है, एक समष्टि यानी एक पॉपुलेशन में जो एलिलिक आवृत्ति होती है, यानी कितने बार अपने आप को दोहरा रही है, वो कैसा होता है, हमेशा स्थिर होता है। सपोज कीजिए कि जो एक जीन है जो हमेशा काले रंग के आँख के लिए जिम्मेदार है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी काले रंग का आँख आएगा।
इसका कहने का मतलब है स्थिर ही होगा, लेकिन हमको पता है ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कहीं ना कहीं कभी कभी म्यूटेशन हो जाता है, कुछ कारण से चेंजेस आते हैं, अनुकूलताएं आती हैं। ठीक है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, स्थिर होती है। इसे क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं, यानी कि किसी प्रकार से चेंजेस ना होना। ठीक है भाई, कोई एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में किसी प्रकार चेंजेस ना होना कौन कह रहा है, ये हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत कहता है। लेकिन ये क्या है, एक हाइपोथेसिस है। ठीक है भाई, हाइपोथेसिस कहने का मतलब ये है कि एक काल्पनिक घटना पे आधारित है, ये वास्तविक जीवन पे कोई इसका लेना देना नहीं है। बस समझाने के लिए बताया है कि क्या हो सकता है अगर किसी भी बाह्य रूप से कोई फोर्स ना लगे, उसमें कोई जेनेटिक म्यूटेशन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो, यानी कोई भी इकोलॉजिकल फैक्टर ना हो वहाँ पर, तो जो फर्निस्टी की जो पॉपुलेशन की जो एलिक फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि जो एलिस के जो आवृत्तियाँ होंगी बार बार आने की, वो कैसी होंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा स्थिर बनी रहेंगी। इसी बात को कहता है अकॉर्डिंग टू थ्योरी एलिक एंड एलिल फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ना फिर वो कांस्टेंट होगा, वो जनरेशन टू जनरेशन भी अपने को क्या करेगा, कांस्टेंट बनाकर रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जीन के दो एलील, हम पढ़ चुके हैं पढ़ने के लिए कि एलील कैसे होते हैं, जोड़ी हुए होते हैं, क्लियर है क्या। तो एक जीन के दो एलील P एवं Q, ऐसा मानते हैं कि P और Q जुड़कर क्या करते हैं, 100% आवृत्तियाँ बनाती हैं, यानी कि एक आवृत्ति बनाती है तो बराबर होगा। टू एलील्स P एंड Q ऑफ ए जीन कंबाइन टू फ्रॉम 100% और 1 फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि दोनों एलील मिलकर एक आवृत्ति बनाएंगे। आवृत्ति का मतलब है बार बार फ्रीक्वेंट आना। ये एलील्स युग्मकों के निर्माण के समय क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। सपोज कीजिए कि P और Q आपस में मिले थे, लेकिन जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस पर क्या होगा भाई, जब गैमेट बनेगा तो क्या होगा, ये P और Q अलग हो जाएंगे। निषेचन के समय क्या होंगे भाई, ये दिशा विहीन होकर पुनः वापस आ जाएंगी। इसका कहते हैं, समझो इस बात को कि जब युग्मक बनेगा तो जो P और Q आपस में थे, जुड़े हुए थे, साथ में 100% थे, वो अलग अलग हो जाएंगी। क्लियर है क्या। और जब निषेचन होगा, निषेचन कैसे कहते हैं, जब दो युग्मक आपस में मिलते जाइगोट बनता है। क्लियर है क्या। इसे कैसे कहेंगे, जब दो युग्मक आपस में संयुग्मित होते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है, इस निषेचन कहते हैं। जब निषेचन होगी उस प्रक्रिया से क्या होगा, एक दिशाहीन रेंडमली रूप से क्या होंगे, दोनों P Q आपस में पुनः आ जाएंगे। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति आ जाना। दिस एलील्स सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड कम टुगेदर अगेन रेंडमली एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो ये पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन किस प्रकार से स्थिर हो सकता है। चलिए इसको आगे विस्तार से समझते हैं। अब हार्डी वेनबर्ग ने अपने पूरे इक्विलिब्रियम में एक समीकरण दिया। ठीक है भाई, समीकरण क्या था, P² 2PQ प्लस Q² इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हम आने वाले स्लाइड में समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के कुछ इक्वेशन देखते हैं। हम मानते हैं कि कोई जीव है, उस जीव किससे बना होगा, कोशिका से बना होगा। क्लियर है क्या। और उस कोशिका के बीच में केंद्रक होगा, केंद्रक में क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम के अंदर DNA और क्या होंगे, हिस्टोन प्रोटीन होंगे। DNA के किसी खास लोकस पर जीन होंगे। जीन क्या होते हैं, दो रूप में होते हैं, इसको हम एलील कहते हैं। जीन के दो नौकर, दो सर्वेंट को क्या कहते हैं, दो स्वरूप को क्या कहते हैं, जो जोड़ी में होते हैं उसको एलील कहते हैं। सपोज कीजिए कोई जीव है, उस जीव में जो एलील है वो क्या है, कैपिटल A है, सॉरी क्या है भाई, एक कैपिटल A है, क्या है, एक कैपिटल A है, एक स्मॉल a है। ये दो जोड़ी क्या है, एलील हैं। ठीक है भाई, कैपिटल A और स्मॉल a। क्लियर है क्या, ये जोड़ी में है। अब क्या करते हैं, कैपिटल A बराबर होता है स्मॉल p। क्या होता है, कैपिटल A बराबर स्मॉल p माना गया है, स्मॉल a बराबर माना गया है कैपिटल Q, स्मॉल q माना गया है। अब क्या होगा, p प्लस Q अंडर रूट का वर्ग इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि इन दोनों एलील को हम अगर जोड़ दें और दोनों का वर्ग कर दें तो कैसा होगा, इसका स्थिति एक या कांस्टेंट आएगा। चलिए समझते हैं इसी को। गणित का एक नियम है, ये दोनों से क्या हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम क्या कर देंगे, हम उसको गुणा कर देंगे। P² प्लस 2PQ प्लस Q² इज इक्वल टू 1। यही क्या है, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत है। चलिए समझते हैं दोनों का मतलब क्या है। P यहाँ पर क्या है, एलील A है, यानी कि डोमिनेंट वाला होगा। ठीक है भाई, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। अब देखो यहाँ पर होमोजाइगस कहने का मतलब है कि देखो डबल डबल P है, यानी कि डबल डबल A होगा, डोमिनेंट होगा। ठीक है भाई, जैसे हम कहते हैं कि लंबा पौधा बौना पौधा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि लंबे के लिए यहाँ क्या हो रहा है, कैपिटल A
क्लियर है क्या है? इसका मतलब क्या है, डबल पी यानी कि पी स्क्वायर। तो कैसा हो गया है, दोनों समान हैं, होमोजाइगस होंगे, डोमिनेंट होंगे, ये जीनोटाइप है। क्लियर है क्या? इसी को हम कहते हैं प्रभावी समयुग्मजी, जिन प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम, P2 को बोलते हैं, पी स्क्वायर को बोलते हैं प्रभावी समयुग्मजी जिन प्रारूप कहते हैं इसी को। फिर क्या आएगा भाई, देखो कैपिटल टी डोमिनेंट है, कैसा है, होमोजाइगस है, इस प्रकार से। दूसरा क्या है भाई, 2PQ, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। इसका मतलब है कि P और Q यानी कि A और A मिल रहे हैं। देखो कैपिटल A और स्मॉल E, ये कैसा कंडीशन है बताओ, बताने के लिए, ये कैसा है, हेट्रोजाइगस है लेकिन डोमिनेंट है क्योंकि ये वाला आया है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा, जीनोटाइप होगा होने के लिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रभावी विषम युग्मजी कहते हैं। फिर आ गया किसके बारे में, देखो एक प्रभावी एक अप्रभावी, कैसा हो गया, विषम युग्मजी। किसका गुण आएगा, प्रभावी का आएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप का आएगा आने के लिए, प्रभावी विषम युग्मजी का आएगा। चलिए समझते हैं क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू स्क्वायर का मतलब, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप। इसका मतलब ये वाला पार्ट, जो स्मॉल a और स्मॉल q है, ये कैसा होगा, रिसेसिव होगा। ठीक है, शॉर्टपन के लिए होगा। इसको हम कहते हैं अप्रभावी समयुग्मजी, क्योंकि q स्मॉल हो गए। देखो इस प्रकार से स्मॉल टी देख पा रहे हैं, ये कैसा है, होमोजाइगस, कैसा है, रिसेसिव है यानी अप्रभावी है। 2PQ यानी कैपिटल टी कैसा है, देखो फ्रीक्वेंसी आप, ये हेट्रोजाइगस, ये कैसा है, कैपिटल टी कैसा है बताओ करने के लिए, प्रभावी समयुग्मजी है। तो इस प्रकार से जो हार्डी-विल्मर सिद्धांत है, इन्होंने कि किसी भी जीव के एलिलिक फ्रीक्वेंसी को समझाने के लिए इसको बताया कि जितने भी फ्रीक्वेंसी होंगे आपस में कांस्टेंट हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों नहीं होता है। तो इससे क्या निकला कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीनों यानी कि जीन हैं उनकी आवृत्ति कैसी होती है, हमेशा स्थिर होती है। अगर हम तीनों को मिला दें, प्रभावी समयुग्मजी, प्रभावी विषमयुग्मजी और अप्रभावी समयुग्मजी, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो क्या होगा, इसका कांस्टेंट 1 होगा यानी कि स्थिर होगा। इसका मतलब इस पॉपुलेशन में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार से इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्थिर है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जीनों की आवृत्ति यानी कि बार बार आने की कैसे होगी, स्थिर होगी। क्या कहेंगे भाई, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को कहते हैं। चलिए भाई, अब इसका समझते हैं कुछ चीज़ें। जीन पूल समष्टि में उपस्थित, अब जीन पूल किसे कहते हैं, समष्टि में उपस्थित सभी जीन यानी कि किसी पॉपुलेशन में जितने भी जीव होंगे, उन सभी जीवों के जो जीन्स होंगे और उनके जो स्वरूप होंगे, एलील होंगे, उसे हम क्या कहते हैं साथ, जीन पूल कहते हैं। ऑल द जीन्स इन देयर एलील्स, देखो जीन्स भी है, उनके दो सर्वेंट यानी कि दो विपरीत स्वरूप भी हैं। ऑल द जीन्स इन देयर एलील्स प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। ठीक है भाई, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू है। सपोज कीजिए ये बाउंड्री लगी यहाँ से गोलाकार, ये एक पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में कई प्रकार के क्या हैं भाई, जीव आपको दिख रहे हैं, स्टार स्टार बनाए हैं और राउंड बना है ग्रीन कलर में और एक ब्लू कलर में। ठीक है भाई, ये क्या है भाई, बहुत सारे जीव हैं, एक समष्टि बन गई है। इन जीवों में क्या होंगे, जीन्स होंगे, इस जीन के क्या होंगे, एलील्स होंगे। यहाँ इस पॉपुलेशन में जितने भी जीव के जीन्स और एलील होंगे उसको क्या कहेंगे हम, जीन पूल कहेंगे, जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि इस पॉपुलेशन में जितने भी जीव होंगे उन जीवों के जीन्स और उनके एलील्स एक साथ को हम क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। क्लियर है क्या? अब जीन की आपेक्षिक आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन होने पर ही क्या होता है, विकास होता है। समझो, इवोल्यूशन कब होगा, जब इस पॉपुलेशन में किसी जीन की आवृत्ति में कुछ गड़बड़ी आ जाए। सपोज कीजिए यहाँ पर म्यूटेशन आ जाए, सपोज कीजिए यहाँ नेचुरल सिलेक्शन हो जाए, तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये जो साम्यावस्था बनी रहेगी वो गड़बड़ा जाएगी। इससे क्या होगा, विभिन्नताएं आएंगी, फिर विकास होगा। तीन चीज़ होता है, एक तो होगा म्यूटेशन जीन के लेवल पे, विभिन्नताएं आएंगी, फिर विकास होगा। क्लियर है क्या? तो वही बोला है कि जीन की आपेक्षिक आवृत्ति में अगर कोई परिवर्तन आ जाए या कुछ हो जाए तो क्या होता है, वो क्या होगा, विकास होगा। क्लियर है क्या? चलिए, लेकिन सामान्यतः एलील अनुवांशिक साम्यावस्था बनाए रखते हैं। ये कौन कह रहा है, हार्डी-वेनबर्ग कह रहा है। एक और कहा जा रहा है कि ठीक है भाई कि इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जिससे विकास हो सकता है, लेकिन हार्डी-वेनबर्ग का कहना ये है कि अगर इसमें कोई प्रकार से चेंजेस ना हो, जब साम्यावस्था बनी रहे, तब क्या होगा, इनकी फ्रिक्वेंसी एकदम स्थिर रहेगी। लेकिन हमको पता है कि जिस इन्वायरमेंट में कोई पॉपुलेशन रहता है तो कोई ना कोई फैक्टर उनको क्या करेगा भाई, उसको परिवर्तन करेगा। तो ऐसा रियल कंडीशन में नहीं होता है कि स्थिर हमेशा रहेगा, स्थिर हमेशा नहीं रहता है। लेकिन हम हार्डी-वेनबर्ग का कहना ये है कि स्थिर हो सकता है, अगर हम ऐसा एक आइडियल कंडीशन में माने तब।
ठीक है। अब आनुवंशिक साम्यावस्था निम्नलिखित स्थिति में बनी रहती है। सपोज कीजिए हार्डमैन का कहना यह है कि ऐसी कौन कौन सी स्थिति है जिस स्थिति में एक पॉपुलेशन स्थिर बनी रह सकती है। हालांकि ऐसा तो नहीं होता हमारे इन्वायरमेंट में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये हाइपोथेसिस है, बस बताया जा रहा है कि ऐसा कौन सा कंडीशन हम ला दें वहाँ पर तो स्थिर हो जाएगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। तो पहला क्या है भाई, पहला ये है कि वर्ष भर जो जनसंख्या कैसी होगी, स्थिर होगी, यानी कि जितने भी पॉपुलेशन यहाँ पर हैं ये इतना ही रहेंगे, न कम न ज़्यादा। क्लियर है क्या? इससे क्या होगा, जनसंख्या हमेशा स्थिर बने रहेगी। क्लियर है? सपोज कीजिए इसकी संख्या 20 है, ठीक है भाई, तो वर्ष भर की संख्या 20 ही बनी रहेगी। क्लियर है क्या? ठीक है। द पॉपुलेशन रिमेन स्टेबल थ्रू आउट द ईयर। क्लियर है? मतलब कि अगर इसमें किसी प्रकार के कोई जीव में मृत्यु ना हो, कुछ चेंजेस ना हो, तब कैसा होगा, ये साम्यावस्था में बनी रहेगी हार्डी वेनबर के अनुसार, अगर ये वर्ष भर स्थिर रही तो। सेकंड क्या है भाई, सेकंड क्या है कि समष्टि में प्रवासन और निष्कासन नहीं हो। इसका मतलब ये है देयर शुड बी नो माइग्रेशन एंड एक्सप्लोजन इन द कम्युनिटी। इसका मतलब ये है कि अगर इस कम्युनिटी में ये ना बाहर जाएगा ना कोई इनसे अंदर आएगा। क्लियर है क्या? ना कोई जीव इस पॉपुलेशन से बाहर जा पा रहा है, ना कोई इस पॉपुलेशन में अंदर आ पा रहा है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तब क्या होगा, ये जो समष्टि है वो साम्यावस्था अपना बनाए रखेगी। ना कोई बाहर जा रहा है, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं, ना कोई अंदर आ रहा है, इसको हम निष्कासन कहते हैं। ठीक है, प्रवासन यानी कि बाहर जाना, निष्कासन मतलब कि चला जाना या किसी प्रकार से किसी की मृत्यु हो जाना। क्लियर है क्या? तो ऐसा नहीं होगा तब क्या होगा, साम्यावस्था बनी रहेगी हार्डी वेनबर सिद्धांत के अनुसार। क्लियर है क्या? एक आइडियल कंडीशन माना जा रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, चलिए फिर कैसा हो, समष्टि का आकार बड़ा होना चाहिए। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी लार्ज। क्लियर है? समष्टि में क्या हो, उत्परिवर्तन नगण्य हो। द म्यूटेशन इन द पॉपुलेशन शुड बी नेग्लिजिबल। क्लियर है क्या? अब इस पॉपुलेशन को स्थिर बनाए रखने के लिए इस पॉपुलेशन के जीवों में किसी प्रकार से उत्परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। उत्परिवर्तन क्या है, किसी भी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में अचानक आए परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। हार्डी वेनबर ये कहता है कि अगर साम्यावस्था बनाए रखनी हो उस पॉपुलेशन की, उसमें किसी प्रकार उत्पादन नहीं होना चाहिए, कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। तो ये पांचवा आपका ये लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब समझिए कि 5 आधारभूत प्रक्रियाओं के कारण हार्डी वेनबर संतुलन में परिवर्तन होता है। अब समझते हैं कि हार्डी वेनबर जो लॉ कहता है कि कोई परिवर्तन ना हो, स्थिर बना रहे, अब ऐसा कंडीशन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, इसी को आज पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो बाह्य कारक हैं, जो हार्डी वेनबर सिद्धांत को अप्लाई नहीं करने दे रहे हैं। हार्डी वेनबर का सिंपल कहना ये है कि किसी भी पॉपुलेशन में जो जीन पूल होगा वो स्थिर बना होगा, उसकी जो एलिक फ्रिक्वेंसी होगी हमेशा स्थिर बना रहेगा। एक आइडियल कंडीशन माना जा रहा है गणितीय रूप से, लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर हैं जो इनके इस सिद्धांत पर लागू नहीं होते। तो 5 ऐसे आधारभूत कुछ बेसिक प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण जो हार्डी वेनबर संतुलन है उसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन होगा, विभिन्नताएं आएंगी, फिर विकास होगा, अनुकूलताएं पैदा होंगी, फिर विकास हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला क्या है भाई, पहला है उत्परिवर्तन। ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन है, सपोज कीजिए देखो ये पॉपुलेशन है, ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है खास एरिया पर, इसी का मैं डायग्राम बनाने किस प्रकार से है, ये क्या है, पॉपुलेशन है जो अभी स्थिर है। किसके अनुसार, हार्डी वेनबर सिद्धांत के अनुसार, दोनों सिद्धांत ये भी स्थिर माना जा रहा है, किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर क्या है भाई, उत्परिवर्तन का होना, म्यूटेशन का होना। सपोज कीजिए एक पॉपुलेशन स्थिर बनी हुई है, इस पॉपुलेशन देखो क्या हो रहा है, उत्परिवर्तन हो रहा है, इसके जो जीन बने हुए हैं यहाँ पर, इस प्रकार जो जीन बने हुए हैं इनके एलिक फ्रिक्वेंसी में गड़बड़ी आ जा रही है। ठीक है भाई, इसके अनुवांशिक पदार्थ में क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो जा रहे हैं। ये भी इससे क्या होगा, इसका सिद्धांत बिगड़ जाएगा, विकास हो जाएगा होने के लिए। सेकंड क्या है भाई, पुनर्संयोजन यानी रिकॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, इस प्रकार देखो पुनः संयोजन के कारण संरचनाएं परिवर्तन हो जाती है, यानी कि इससे कोई बाहर चला गया, इससे कोई अंदर आ गया, ये भी कुछ हो सकता है होने के लिए, यानी कि प्रोसेजन हो रहा है होने के लिए। फिर क्या है, जीन फ्लो या फिर जीन ट्रांसफर। सपोज कीजिए जीन पुल बना हुआ है, जीन यहाँ से ट्रांसफर कहीं और हो गया, तभी स्थिरता हो जाएगी होने के लिए। जीन स्थानांतरण के बाद क्या होगा, इसमें अनुवांशिक अपवहन होगा, इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इन जीन पुल में आए गड़बड़ी को हम क्या कहेंगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। इनकी एलिक फ्रिक्वेंसी में कुछ गड़बड़ी आ सकती है। ठीक है भाई, फिर पांचवा क्या है, प्राकृतिक चयन। क्या है पांचवा, प्राकृतिक चयन, जिसको हम
नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, क्योंकि प्रकृति भी अपने आप किसी जीव को चुनती है। डार्विन ने कहा था कि जो जीव अपने आप को इस वातावरण से अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है भाई, वह अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, इसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ये भी कारण हो सकते हैं। तो ऐसे 5 कारण हैं जिससे हार्डी-वेम सिद्धांत की साम्यावस्था बनी नहीं रहती है। इन 5 कारणों का आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए भैया पढ़ते हैं महत्व, क्योंकि महत्व भी पूछा गया है इसका, ठीक है भाई। पहला महत्व ये क्या है भाई कि अनुवांशिक संतुलन को बताता है, बताने के लिए, ठीक है। यह सिद्धांत दर्शाता है कि यदि कुछ शर्तें पूरी हों तो किसी आबादी में जीन की आवृत्ति कैसी हो सकती है, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जो 5 कारण हैं आपके, जो पिछले हमने 5 कारण देखा था, देखने के लिए जो 5 कारण आपको दिख रहे हैं, उत्परिवर्तन, पुनर्संयोजन, जीन स्थानांतरण और अनुवांशिक अपवहन, प्राकृतिक चयन, ये 5 कारण अगर ना हो तो क्या होगा, उस अवस्था में क्या होगी, जो हार्डी-वेम सिद्धांत कैसा होगा, स्थिर बना रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। दूसरा जो महत्व है प्राकृतिक चयन का प्रभाव, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का प्रभाव। हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत यह समझाने में मदद करता है कि प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, अनुवांशिक प्रवाह यानी जेनेटिक फ्लो और अन्य कारक जीन की आवृत्ति को कैसे प्रभावित करते हैं, हमको पता चल जाता है, पता नहीं, ठीक है भाई। कि इससे हमको समझ ये आ रहा है कि अगर एक पॉपुलेशन है उसमें प्राकृतिक चयन होने से, उत्परिवर्तन होने से और जेनेटिक फ्लो होने से क्या होता है, उनकी जीन की आवृत्ति प्रभावित हो सकती है। हमको ये जानकारी हमको मिलती है किससे, हार्डी-वेम लॉ से। फिर क्या है, उत्परिवर्तन का विश्लेषण यानी म्यूटेशन का एनालिसिस। यह सिद्धांत वैज्ञानिकों को यह जानने में मदद करता है कि किसी आबादी में उत्परिवर्तन के कारण जीन की आवृत्ति में बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम कैसे समझेंगे कि कोई पॉपुलेशन में कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर है क्या। फिर है आबादी का विकास का अध्ययन यानी कि इवोल्यूशन। यदि किसी आबादी में जीन की आवृत्ति यानी कि जो बार बार आने की जो प्रवृत्ति है उस समय के साथ बदल रही है, तो इसका अर्थ यह है कि वह आबादी क्या कर रही है भाई, विकास की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर एलिक फ्रिक्वेंसी में अगर चेंजेस ना हो तो विकास होगा ही नहीं, बिना विभिन्नता के विकास होना संभव नहीं है। इसकी भी जानकारी हमको हार्डी-वेम लॉ से हमको समझ आती है। फिर क्या है, 5वां है अनुवांशिक विकृति यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगना। इस सिद्धांत की सहायता से वैज्ञानिकों का यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी विशेष अनुवांशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर की आवृत्ति किसी आबादी में कितनी हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हार्डी-वेम सिद्धांत सबको समझ आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। और इस वीडियो का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूँगा। मैं चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, CG बोर्ड प्रिपरेशन करके है, जाकर डाउनलोड कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे और PDF को डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पर जाएंगे, इसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, अब वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं अपडेट के लिए, ठीक है। अगर आप मुझे यूट्यूब में सर्च करेंगे तो @CG बोर्ड प्रिपरेशन करके आप सर्च करेंगे, मेरे चैनल का नाम आ जाएगा। थैंक यू www.freepik.com एंड थैंक यू नवबोर्ड बुक 12th बायोलॉजी। मिलते हैं चैप्टर इस पार्ट नंबर 3 में, जिसमें हम पढ़ेंगे अनुकूली विकर्ण और संयोजक कड़ी के बारे में पढ़ेंगे। वो लास्ट आपको वीडियो होगा। चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।